कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरएएस परी 2013 के क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। हम 2013 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में इसके पैरेलली हम जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि उन क्वेश्चनों का लेवल है जो आपके पीवाईक्यू है उनसे मैच करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें डिजाइन किया गया है। तो हम 2013 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उस पर हमें विचार करना है। तो इसमें पहला कथन क्या है? इसमें पहला कथन है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख किया गया है। यानी अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन का अर्थ है कि अगर हमें संविधान में अगर कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको 368 में बताया गया है। 368 में बताया गया कि संसद के पास अधिकार होगा कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी में 368(2) में इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रक्रिया कैसी होगी। इसमें हमें बताया गया दो तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो विशेष बहुमत से प्लस दूसरी कंडीशन है विशेष बहुमत के साथ। यानी पहली कंडीशन विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य की विधानमंडलों का समर्थन, आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन। ये दो कंडीशन बताई गई संविधान में संशोधन करने की। तो इसमें अलग अलग कंडीशन क्यों बताई गई? विशेष बहुमत का अर्थ है कि 2/3, यानी सदन में यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्यों का बहुमत, यानी लोकसभा में 543 सदस्य है तो उनका बहुमत बटे 2। और दूसरी बात इसमें कहेगी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वो क्या होगा? संविधान संशोधन माना जाएगा। ये प्रक्रिया दोनों सदनों से करनी पड़ेगी। उसके बाद में राष्ट्रपति आर्टिकल 111 अकॉर्डिंग 111 के अकॉर्डिंग उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति को हमेशा हस्ताक्षर करना पड़ेगा। 24वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी सरकार में लिख दिया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन से संबंधित किसी भी विधेयक पर वीटो नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए बाध्यकारी है 111 के अकॉर्डिंग अपनी अनुमति देना। ओके, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन। इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसा विषय है जो किससे संबंधित है? संघीय स्ट्रक्चर से संबंधित विषय, संघीय ढांचे से संबंधित विषय। अब संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचे का अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों से संबंधित, यानी जहां पर अगर राज्य की शक्तियां कम हो रही है, राज्य और केंद्र की शक्तियों के बीच में संतुलन बिगड़ रहा है, तो वो संघीय ढांचे में आएगा। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित, 7वीं अनुसूची से संबंधित, या फिर आर्टिकल 368 यानी 368 में अगर हमें परिवर्तन करना है, ये सभी मुद्दे किसमें आएंगे? 368(2) में आएंगे। अगर इनमें परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन लेना होगा। ये हमारे 368 की प्रक्रिया है। क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख किया गया है। तो ये बात सही है। पहला है विशेष बहुमत से और सेकंड है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन। क्यों? क्योंकि किससे संबंधित है? संघीय ढांचे से संबंधित है। तो आपको ये सही हो जाता है। दूसरा, संविधान संशोधन में विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, आपको बताया गया कि दोनों सदनों में भी कहीं पे भी जा सकता है, चाहे लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। यानी पहले कहां लाया जाएगा? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में, तो आपका ये गलत हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। आपको याद रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों ऐसे मैटर है जहां पर क्या होगा? संयुक्त बैठक, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और
संविधान संशोधन करने से क्या होगा कि राज्यों का संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा, हमारा संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा। अगर हम विशेष बहुमत यानी अगर हम बात करें इसमें संयुक्त बैठक से, अगर संयुक्त बैठक से कोई भी चेंज करना पड़ गया तो क्या होगा, संयुक्त बैठक में क्या होता है, लोकसभा की हमेशा मेजोरिटी रहती है, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या ज्यादा है, इनकी सदस्य संख्या 245 है। तो इससे क्या होगा कि राज्यों का जो नेतृत्व है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ इनका मरहम को समझना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्यों ऐसा किया गया है कि संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगर संयुक्त बैठक होगी तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इससे क्या होगा, राज्यों का संघीय ढांचा और हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो गड़बड़ा जाएगा। और केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि हमारा संघीय ढांचा हमारा क्या मूल संविधान का ढांचा है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो हमेशा संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा है कि संघीय ढांचे के साथ किसी भी प्रकार के भविष्य में खिलवाड़ ना हो, इसलिए इसमें लिखा गया है कि संयुक्त बैठक नहीं होगी। और संयुक्त बैठक कहां होती है, संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 में। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। आपको बताया गया कि नहीं कर सकता। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। तो आपका इसमें बताया गया कौन सा कथन सही है, तो आपका पहला सही है और चौथा सही है, तो आपका केवल 2 हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर आपने देखा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको संविधान संशोधन से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 368(2) के बारे में पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से विषय शामिल है ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए विशेष बहुमत क्या है और आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन क्यों जरूरी है, और इसी के साथ 108 का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। ये आपके क्या है, कॉन्सेप्ट है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे तभी ऐसे क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 आपको कथन दिए गए और चारों में क्या है, कॉन्सेप्ट की डिमांड की गई है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स इसी पे डिपेंड करती है कि आपको रटना नहीं है। पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको इंफॉर्मेशन खुद में खुद गेन हो जाएगी, खुद में खुद इंक्रीज हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। आपको हर चीज को रटना नहीं है कि राज्य विधानसभा क्या है, विधानमंडल क्या है, संसद क्या है, संयुक्त बैठक क्या है, संयुक्त बैठक क्यों नहीं हो सकती। अगर आपको पता होगा कि संयुक्त बैठक होगी तो यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका खत्म हो जाएगी। और राज्यसभा की भूमिका किस लिए जरूरी है, संघीय ढांचे के लिए जरूरी है। अब संघीय ढांचे के लिए जरूरी है तो इसमें विशेष बैठक यानी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 356। अब हम बात करते हैं आपातकाल की। इसमें किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल के बारे में आप जानते हो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात की गई, जिसमें 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल और आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन, जिसे संविधान की भाषा में कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, एक तो अगर राज्यपाल उसे रिपोर्ट दे कि ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो गया है। सेकंड है कि अगर राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान ले ले तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें 356 पर हमें देखना है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता कहां पर, राज्य में। ओके, और 352 आपको बता दिए गए राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये 3 आधार होते हैं जिनके आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन में, तो वहां पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा, यानी अपन बात करें जून में, यानी जून 1975 में क्या इंदिरा गांधी ने अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन यानी जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया और कहा कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति शब्द का लोप करके वहां पर क्या लिख दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। कौन से आर्टिकल से, कौन से संशोधन से,
44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से ये कहा गया है। और आपको याद रखना है कि 352 में के पहली बार कैबिनेट शब्द का यूज किया गया है, यानी अगर आपको आपातकाल लगाना है तो कैबिनेट की लिखित सलाह होनी चाहिए। आपको पता है कि मंत्री परिषद होती है और कैबिनेट होता है। कैबिनेट क्या है, मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। आर्टिकल 75 फर्स्ट ए देखना, वहां पे कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार क्या होगा। 91 में अमेंडमेंट से इसके आकार की बात की गई, 15% लोकसभा का विद पीएम। तो यहाँ पर मंत्री परिषद का उल्लेख बहुत बार किया गया। आर्टिकल 73 देखना, जहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो मंत्री परिषद का तो प्रयोग बहुत बार किया गया, लेकिन कैबिनेट शब्द का प्रयोग एकमात्र कहां किया गया है, आर्टिकल 352 में कहा गया है कि अगर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो वहां पे क्या होगा, कैबिनेट की लिखित सलाह होनी चाहिए। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। ओके, वापिस मुद्दे पर आते हैं। 356 से संबंधित जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एग्जाम में पूछी जाए। क्वेश्चन तो आपसे 2013 में पूछ लिया गया है, शायद ही रिपीट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बियॉन्ड अलग अलग क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 352 से पूछे जा सकते हैं, कैबिनेट शब्द से पूछे जा सकते हैं। कौन से आधार पर आपातकाल लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, तो वो था आंतरिक अशांति। क्या अब वो आधार इंक्लूड है? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि अब कौन सा आधार आ गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया है उसकी जगह पर। उसके बाद में अगर हम बात करें मूल अधिकार पर, तो 358 में कहा गया है कि मूल अधिकार यानी 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा जब हमें बोलने की आजादी दी गई है। किस आधार पर? अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया है तो 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 359 में कहा गया है कि यहां पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, और राष्ट्रपति उद्घोषणा करने के बाद कोई भी मूल अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन 20 व 21 किसी भी आधार पर नहीं छीने जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल मूल अधिकार है जो हमारे आपातकाल में नहीं छीने जाएंगे। आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग तो वो है 20 व 21, ये हमें सभी पता होना चाहिए। 360 में आगे क्या है, वित्तीय आपातकाल, जिसकी उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसी के साथ आपके आपातकाल पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं वापिस से। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है? नहीं, वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें यह बताया गया है कि अगर राज्यपाल अगर अनुशंसा कर दे या फिर राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान ले ले तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। सेकंड है, इन अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये बात सही है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आप एसआर बंबई केस में देखना, एसआर बंबई केस में ये कहा गया था 1994 में, इससे पहले था कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन एसआर बंबई केस में बंबई कहीं के मुख्यमंत्री थे, एसआर बंबई एक मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को हटा दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने केस किया। और ऐसे ही पैरेलल बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे विभिन्न राज्यों में, यानी गठबंधन की सरकार में 1980 के बाद में, 90 के दौर में और 2000 के बीच में बहुत सारी सरकारों को 356 के आधार पर हटा दिया गया। जैसे हम बात करें अगर मस्जिद के विध्वंस की, तो मस्जिद 1994 में मस्जिद के विध्वंस के समय क्या किया गया कि वहां पर सांप्रदायिक आधार पर यानी राज्य पंथ निरपेक्षता को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर क्या किया गया, 356 लगा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ देखा और उस मामले को कहा जाता है एसआर बंबई केस। इसमें कहा गया था कि न्यायालय 356 का पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो आपका ये सही है। इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है? नहीं, इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, मंत्री परिषद कार्यपालिका भंग की जा सकती है, क्योंकि अब वो कार्य कौन करेगा, अब वो संसद करेगी, लेकिन भंग नहीं की जा सकती। भंग का मतलब है डेड कर देना। नहीं, कुछ समय के लिए क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ समय के लिए इसे पेंडिंग रख दिया जाएगा। अगर कोई दूसरी सरकार अगर वहां पर अगर कंडीशन सही हो जाती है या दूसरी सरकार आकर अपने बहुमत को साबित कर देती है तो इसे पुनर्युद्ध किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जाएगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये बात सही है, दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन करना चाहिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कदम सही है? तो आपका 1 नंबर गलत हो जाता है।
1 नंबर जहां जहां होगा आप उसको काट दीजिए, तो आपका 4 नंबर सही हो गया। 2, 3 व 4 आपका सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन है? आर्टिकल हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है। इनमें एक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, जो कहां तक है? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है। 25 में बताया गया कि हमें धर्म को मानने की, प्रचार करने की आजादी होगी। 26 में धार्मिक समूह से संबंधित यानी अपनी धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। इससे संबंधित हमें जमीन को अधिग्रहण करने का, यानी लेने का, अर्जन करने का, बेचने का अधिकार होगा। 27 में हमें कहा गया कि राज्य किसी भी धर्म पर धर्म के प्रोत्साहन के लिए कर नहीं लगाएगा। 28 में कहा गया कि जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है उन पर क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, ये कुछ प्रावधान दिए गए 28। इसमें कहा गया कि 25 में कहा गया है कि अगर सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य, ये 3 आधार है, इनके आधार पर रोका जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मानववाद इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको यह आप आर्टिकल 25(2) देखोगे, वहां पर ये लिखा गया 3 आधार बताए गए हैं। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार है? तो सिख को कृपाण धारण करने का आधार है, उसे लेकर चलने का अधिकार है, यानी उनके पास एक कृपाण होता है, उन्हें लेकर चलने का और धारण करने का अधिकार इसे आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। तो हिंदू धर्म के अंदर हम देखेंगे कि सिख, बौद्ध और जैन, सिख, बौद्ध और जैन तीनों धर्म होंगे, वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इंक्लूड होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन है? तो सिख, बौद्ध, जैन जो हिंदू में है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। और इसमें कहा गया कि हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी संस्था है उसमें हिंदुओं को जाने से नहीं रोका जाएगा। यानी अगर कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, या फिर इनमें से कोई भी संस्था है, चाहे बौद्ध की हो, जैन की हो, सिख की हो, कोई मंदिर है, वहां पर हिंदुओं को जाने से नहीं रोका जाएगा। ये आर्टिकल हमारा 25 कहता है। ओके, सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ओके, अगर हम बात करें दूसरे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के.एम. मुंशी इसके एकमात्र पहले कांग्रेसी सदस्य थे। इसके बाद में हम राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी आगे जाके उपाध्यक्ष भी बनते हैं। सेकंड, संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष, संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान से संबंधित हम बात करें, संघ शक्ति समिति से संबंधित बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर राज्य से समझौता करना है तो उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। पटेल महोदय को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो अगर हम बात करें मूल अधिकार, अल्पसंख्यक समूह और बहिष्कृत क्षेत्रों की जो उप समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको समितियां याद रखनी है। यानी 8 बड़ी समितियां हैं, 13 छोटी समितियां हैं, कुल 21 समितियां हैं। उनके अध्यक्ष कौन है आपको याद होना चाहिए, इनसे पूछा जा सकता है। आगे, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, यहाँ पर शक्ति नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, यहाँ पर शक्ति की बात की गई है। तो अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्च न्यायालय के परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। आपको सबसे पहले मैं शक्ति बता देता हूँ। इन संसद के सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है। समाधान करना, अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करना, ये क्या है? ये उच्चतम, जैसे अध्यादेश प्रख्यापन करना आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143 के अकॉर्डिंग, क्षमादान करना आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन इसके अधिकार की बात करें तो इसमें कहा गया, अधिकार की बात करें तो अधिकार के आर्टिकल 86 की भाषा कहा गया है कि
सदन के दोनों सदनों को संदेश दे सकता है। अगर कोई मामला लंबित है उस मामले से संबंधित संदेश भेज सकता है। किसको? सदन को, लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी। ये इसका क्या अधिकार है, ना कि शक्ति है। अगर हम शक्ति बात करें जैसे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन से संबंधित शक्ति, अगर हम बात करें सेना से संबंधित शक्ति, ये जो भी शक्ति है, कूटनीति की शक्ति, ये इसकी शक्तियों में इंक्लूड होती है। तो 123, 143 एंड 72 इसके क्या शक्ति है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2013 का क्वेश्चन है जहां पर 15वीं लोकसभा से पूछा गया है। तो ये लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम थी, नहीं, ये वहां पे 59 सदस्य संख्या थी महिलाओं की जो 10% से अधिक थी। तो आपका ये गलत हो जाता है। अधिकतम महिला सदस्य संख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, ये बात सही है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित थी, ये भी बात सही है। अधिकतम महिला सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से निर्वाचित थी, ये भी बात सही है। तो आपका पहला गलत हो जाता है, इसलिए आपका उत्तर होगा 3 नंबर, जिसमें 2, 3, 4 शामिल किया जाता है। इसमें है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में आपको पता है 1993 में क्या हुआ था, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकनी प्रति क्रीमीलेयर का बात की गई थी, यानी ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर होगी। ओबीसी में जो भी क्रीमीलेयर में इंक्लूड होंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्रीमीलेयर से नीचे उनको आरक्षण दिया जाएगा। विशाखावाद। विशाखावाद में यह हुआ था कि एक महिला के साथ वहां पर क्या हुआ था कि बाल विवाह से संबंधित कैंपेन चला था, उस महिला के साथ वहां पर अत्याचार किया गया, उनका बलात्कार किया गया। इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विशाखावाद है, इससे जुड़ा हुआ लैंडमार्क जजमेंट है। मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया गया। मेनका गांधी को बताया नहीं गया कि किस आधार पर उनका पासपोर्ट छीना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था कि उन्होंने वहां पर प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी व्यक्ति है उसे अपना उसको सुना जाएगा, कोई भी वाद होगा वहां पर वादी खुद जज नहीं होगा, यानी यानी कोर्ट अगर पासपोर्ट अथॉरिटी ने अगर जब्त किया है तो पासपोर्ट अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी। इसके लिए एक अलग तीसरी बॉडी होगी जो डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है। ये प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट था। इसमें कहा गया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसमें कहा गया था कि 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है, यानी आर्टिकल 21 जिसके आधार पर किसी को अगर कैद कर लिया जाता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, लेकिन उस पर क्या युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसे रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें इससे क्या होगा, आर्टिकल 19(1)(d) बाधित होगा, ये व्यक्ति इधर उधर जा नहीं पाएगा। इस आधार पर 14 में क्या होगा कि भेदभाव किया गया है, यानी इसको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है, भेदभाव किया गया है। तो 14 कहता है कि भेदभाव के आधार पर हम किसी भी लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14(19) क्या है, ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल है। ये किस में कहा गया है, मेनका गांधी वाद में कहा गया, और एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो आपका 3 सही हो जाता है। बेला बनर्जी वाद। विदेशी यात्रा का अधिकार नहीं, विदेशी यात्रा का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है और मेनका गांधी वाद में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बेला बनर्जी का वाद है वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, ये गलत हो जाता है। तो आपका त्रुटिपूर्ण क्या है, बेला बनर्जी वाद गलत है। आगे देखिए, महिलाओं, दलितों, निर्धनों। इसमें आपको देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं, दलितों, निर्धनों व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है। ये बात सही है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार कौन है, हितधारक कौन है, किनको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसमें है कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, निर्धनों के लिए विशेष प्रावधान हमारे लोकतंत्र में किए गए हैं, ये बात सही है। दूसरा है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र सभी को लेकर चलता है, जो भी वंचित है उनका कल्याण करता है। तो लोकतंत्र अधिक सम्मान, आत्मसम्मान की कामना वाहक बनकर उभरा है, ये बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र से ही महिलाओं, बच्चों के अधिकार संरक्षित होते हैं, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें क्या होगा, ए बार दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, भारत में जातियों का राजनीतिकरण है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण है, ये बात सही है कि जातियों के आधार पर ही वोट बैंक डिसाइड किया जाता है, जाति के आधार पर ही किसी को वोट दिया जाता है। किसी व्यक्ति का, कोई जाति का व्यक्ति है
तो वहां पर विकास का मुद्दा सेकंड हो जाता है, जाति प्राथमिक हो जाती है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये बात भी सही है। जाति के आधार पर जैसे मान लीजिए आरक्षण की बात कर रही हैं, तो आरक्षण का मुद्दा कौन सी जाति, जैसे ओबीसी की बात करें, अगर हम SC/ST की बात करें, फिर अदर कोई बात करें, तो वहां पर मुद्दा कहां से ऊपर कराएगा, जाति से ऊपर कराएगा। और जातियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, ये बात सही है, जाति राजनीति का ध्रुवीकरण कर रही है। तो यहां पर ए बार दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रोक्तः यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, ये बात सही है। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि समूची कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। इसमें बताया गया है कि संसद सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ओके, तो इसके बाद में इसमें बताया गया 55 में रीति बताई गई है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी इसमें राष्ट्रपति परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो आपको पता चल गया अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही बात है। इसमें कहा गया कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, ये बात सही, संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। यानी संसदीय प्रणाली है, गणतंत्र का अर्थ है संसद में क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और लोकसभा हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा में जो भी मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सेकंड बात कही गणतंत्र, यानी जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति, वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। लेकिन इसका कहीं पर भी ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है और वो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इन दोनों का संबंध सही नहीं है, दोनों सही है पर ये दूसरे के साथ एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ए बार दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आपको 2 नंबर सही हो जाएगा। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सहमति देनी होगी, शपथ से स्थापना करने की संशोधन द्वारा छीन लिया गया। यानी स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, आर्टिकल 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। लेकिन 24वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति इनकी सलाह के अकॉर्डिंग अनुसार ही कार्य करेगा, ये शब्द लिख दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन से इसमें नई बात ऐड कर दी गई कि हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ओके, तो ये 24वां संशोधन आपका सही हो जाएगा, इसमें 24वां संशोधन होगा। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत सर्कल में आने वाले गांव-गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। आप ऐसा देखना कि आप आर्टिकल 343 देखना, आर्टिकल 343 में बताया गया परिभाषा, यानी ग्राम क्या होगा, ग्राम सभा क्या होगी, इनकी सभी की परिभाषा होगी। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 343 ख में बताया गया है कि ग्राम पंचायत में क्या होगा, ग्राम पंचायत में होगा कि जो भी वयस्क है जिनका नाम मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा में शामिल होंगे। तो ये किस में बताया गया, 343 में। तो इसमें पंचायत सर्किल में आने वाले गांव-गांव के पंजीकृत मतदाता से, तो इसकी भाषा कलिष्ठ है, लेकिन भाव ये है कि जो भी मतदान कर सकता है वो वहां की ग्राम सभा में शामिल होगा। ओके, ग्राम सभा का अर्थ है कि जो भी वहां पर मतदान कर सकता है। ग्राम सभा का सीधा अर्थ है कि जो भी लोग वोट देते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में, वो ग्राम सभा ही होती है। ये परिभाषा आर्टिकल 343 में बताई गई है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन से पंचायतों को और नगर पालिका को इंक्लूड जोड़ा गया है। और 40वें हमारे अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशित तत्व है, जिसके आधार पर 73वां व 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और इसके बाद में हम बात करें 24 अप्रैल लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को हमारे यहाँ क्या बनाया जाता है, पंचायती दिवस बनाया जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया है। और
इसमें क्या होगा कि जो भी मतदाता सूची में शामिल होगा इनको इनमें शामिल किया गया है। भारत संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का या राजभाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया है? आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट का सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। इसका अर्थ है कि जो भी प्रशासन से संबंधित, जो भी विधायिका से संबंधित कोई भी कार्य होगा वो राज्यपाल को सूचित करेगा। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्तापन के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा, यानी जो भी विधेयक आएगा, जो भी विधि निर्माण से संबंधित प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया चल रही है वो राज्यपाल को भेजेगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। आगे है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है लेकिन मंत्री परिषद से विचार नहीं किया, यानी कोई मंत्री कोई विनिश्चय कर देता है लेकिन मंत्री परिषद यानी जो सामूहिक है उससे विचार विमर्श नहीं करता है, तो मंत्री यानी हमारे मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उस विधेयक को पूरी मंत्री परिषद को सौंपे। ये राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जाएगा। तो ये सभी क्या उसके संवैधानिक कार्य आर्टिकल 167 में देखना, यहाँ पे बताया कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है। इसी तरह हम बात करें आर्टिकल 78 में पीएम की प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसकी रिपोर्ट देता है? प्रधानमंत्री रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, लेकिन ये कहां पर देता है? राज्यपाल को। 3 कर्तव्य यहाँ पे बताए गए, 3 कर्तव्य यहाँ पे बताए। ये क्या संविधान में उल्लेखित है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ABD, यानी 4 नंबर। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 में कहा गया उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जिसे दंड देने का अधिकार हो या फिर जिसके रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय इनके निर्णय का अनुसरण करते हैं। इसके बाद में 226 में कहा गया रीट, यानी हम बात करें मूल अधिकार की, मूल अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह मूल अधिकार का हनन होने पर हम 226 की तरह कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 के अकॉर्डिंग। 227 में कहा गया कि किसी सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसके पास होगी? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, यानी जो भी उसके नीचे आते हैं, यानी जो भी जनपद न्यायालय है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय, उनके अधीक्षण की शक्ति होगी। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग होगी। 222 के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ओके। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम बात करते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारी ने उसके अधिकार से संबंधित बात करनी है, तो केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं प्रधान, यानी इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है? आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री को छोड़कर या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर उसका क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया। तो यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को छोड़कर मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपका बी गलत हो जाता है, तो जहां जहां बी है वो कट हो जाएगा, तो ACD आपका सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती? तो सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति में सलाह ली जाती है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर सहमति ली जाती है। सिविल सेवा में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांत पर भी परामर्श लिया जाता है, लेकिन सिविल सेवाओं का हस्तांतरण पर, इन सिविल सेवकों की अगर हस्तांतरण करना है उससे संबंधित कोई भी राय मशवरा नहीं लिया जाता है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। आपको पता होना चाहिए, एक होता है केंद्र के स्तर पर चुनाव आयोग, एक होता है कि राज्यों के स्तर पर राज्य चुनाव आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयोग ओनली पंचायत और नगर पालिका के लिए ही चुनाव करता है। ओके। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की, लोकसभा के यानी संसद के लिए, तो वहां पर कौन चुनाव कराता है? वहां पर हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। लेकिन अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों के लिए और
नगर पालिका के लिए चुनाव करवाते हैं। तो इसमें है कि राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, ये सही है। राज्य की पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, ये आपको बता दिया गया, सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों में नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाना, ये गलत है। ये उन्हीं के लिए निर्वाचन करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य नहीं, ये केवल पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए ही तैयार करता है, अन्य के लिए नहीं। तो आपका 2 व 3 में 4 गलत हो जाता है, यानी ए व बी सही होगा। तो 1 नंबर आपका सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, यानी अपने आप जांच करना, अपने आप संज्ञान लेना, जांच करना, ये सही है। किसी जेल को देखना, अगर जेल में कैदियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मानव राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो जांच करना। मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये बात सही है। लेकिन मानव अधिकारों का उल्लंघन होने वाले सजा देने का अधिकार, यानी 4 नंबर में कहा गया कि मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाता है तो सजा देने का अधिकार इसे नहीं है। ये ओनली जांच बॉडी है, जांच करती है, सजा देने का अधिकार इसे नहीं दिया गया है। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये बात सही है कि राज्यपाल आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग शपथ लेता है अपने पद ग्रहण करने से पहले। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। आप देखोगे कि राष्ट्रपति के लिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश के लिए, सभी के लिए क्या 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है, लेकिन राज्यपाल के लिए कोई भी शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया। तो आपका ये गलत हो जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, ये आपका सही हो जाता है। क्योंकि हम बात करें अगर सीजीए की, भारत की मुख्य न्यायाधीश की, तो वो सुप्रीम कोर्ट, यानी हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। इसी तरह अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके वरिष्ठम, यानी अगर हम बात करें सीएजी की नियुक्ति कैसी होती है कि वरिष्ठता का आधार देखा जाता है। यानी आज कोई व्यक्ति 1 जनवरी को ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट में, दूसरे ने 2 जनवरी को, तो पहली प्राथमिकता सीजीए की किसकी होगी? इसकी। जब ये रिटायर हो जाएगा तो 2 जनवरी वाला। तो इसी तरह वरिष्ठतम, ये जो 2nd नंबर पर है उसके सामने शपथ लेगा अगर राजस्थान का या फिर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, आपको अभी बताया कि 159 में इसकी प्रक्रिया का बताया गया। तो आपका कौन सा क्या पूछा गया? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी को छोड़कर आपका सही होगा, तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर शामिल नहीं है। तो ए सी डी। भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ा के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर बात करें 2021 की, 2021 के आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, ना अभी तक जनगणना स्टार्ट हुई है। लेकिन हम बात करें 2011 की जनगणना की, जिसके आंकड़े 25 मई 2013 को आए थे। इसमें 80 वर्षी की पॉपुलेशन कितनी है? 80 वर्षी की पॉपुलेशन इसमें बताएगी 31.3%। यानी आपको ये याद रखना है कि हमारे राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है? 31.3% पॉपुलेशन किसकी? 80 एंड 80 की है। तो आपके पॉपुलेशन से संबंधित आंकड़े शायद इस एग्जाम में तो ना पूछे, लेकिन आपको मोटा मोटी ध्यान होना चाहिए कि 80 ST की कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, लिंगानुपात कितनी है, ये सभी आपके याद होने चाहिए। राजस्थान में अगर हम बात करें राज्य विधानसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी है, राजस्थान से कितने लोग वहां पर है, वहां पर महिलाओं की संख्या कितनी है, संसद में, इन पर संसद में, राज्यसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए। आज के लिए आज का 2013 का पीवाईक्यू यानी आरएस का प्री 2013 के क्वेश्चन पर हमने विचार कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा होगा 2016 का पीवाईक्यू यानी 2013-16 का आरएस का प्री 2016, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।